बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DTN डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं खालिद तैमूर अकरम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, और साथ हमारे तशरीफ़ रखती हैं मिनाहिल शावल आफरीदी साहबा जो यूरेशियन अफेयर्स में एक्सपर्ट हैं। और आज नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग मॉस्को में आज शुरू हुई थी, SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और 20 पॉइंट एजेंडा है, 20 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। और अगले 2 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर वो लोग मुत्तफिक हो जाएंगे जो हमारी जो रीजनल सिक्योरिटी है और जो हमारा ये पूरा जो खित्ता है इसके ऊपर वो किस तरह से असरअंदाज होंगे और किस तरह से SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की ये जो डिसीजंस हैं वो जो इमर्जिंग ब्लॉक है उसको कैसे ये इम्पैक्ट करेंगे या उस पर कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। और अमेरिका का जो बढ़ता हुआ यहाँ पर एक नया इत्तेहाद है इंडिया के साथ और इसराइल की सपोर्ट के साथ, और यकीनन उसके आपको जैसे आप जानते हैं जो सारे लोग बाखबर हैं कि वो ये जो इमर्जिंग अलायंस है अमेरिका, इसराइल और इंडिया का, ये किसके खिलाफ है और ये क्यों है। और आजकल आपको पता है कि जो स्ट्रैटेजिक वॉर्स हैं वो ज़्यादा जो वो इकोनॉमिक मुआशी और इक्तिसादी बुनियाद के ऊपर लड़ी जा रही हैं। और दूसरा ये 5th जनरेशन वॉर फिनोमेना जो है वो भी एक बहुत हकीकत उसकी खुलकर सामने आ चुकी है। किस तरह से एक कौम जो है वो या कुछ कौमें जो हैं वो दूसरी कौमों को किस तरह से अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सारी सूरत हाल जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि मैं बार बार बहुत अरसे से कहता रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर जो है एक नई कोल्ड वॉर जो है वो इमर्ज हो रही है और अब वो पेस अप हो रही है। और हमें जैसे जैसे ये सूरत हाल तेज़ी इख्तियार कर रही है वैसे वैसे हमें पाकिस्तान को ख़ास तौर पर अपने जो सियासी मुफादात हैं और जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसको देखने की ज़रूरत है और हमें बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है इस हवाले से SCO के साथ बहुत करीबी कोलैबोरेशन में है। इट इज़ इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विद SCO और इस पे इनका काफ़ी काम भी है। इसलिए आज हमने जहमत दी है खालिद तैमूर अकरम साहब को और मिनाहिल शावल आफरीदी साहबा को कि हम आजकल इसके ऊपर बात कर सकें। खालिद तैमूर अकरम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा और हम बात करेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी तक किस तरह से रीजन के अंदर इम्पैक्ट कर सकी है। पहले तो हम इसको देख लेते हैं ना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज उठा रहे हैं आप, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और इस वक्त दुनिया में नेटो के बाद जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं पहले थोड़ा सा जो हमारे सुनने वाले हैं सामीन को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता चलूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले शंघाई 5 के नाम से था और उसके बाद ये SCO बना और इसके अंदर अभी 8 कंट्रीज इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें चाइना, रशिया, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान है। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था 2017 में। हमारा जो थिंक टैंक है सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वो पाकिस्तान को SCO थिंक टैंक प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 टीयर्स पे काम करती है। एक टीयर जो है इसका वो थिंक टैंक्स का प्लेटफॉर्म है, उसमें जितने भी इसके परमानेंट मेंबर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं इसके अंदर, उनके थिंक टैंक्स के नुमाइंदगान होते हैं और उनकी बड़ी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। दूसरा जो इसका प्लेटफॉर्म है वो है गवर्नमेंट लेवल का प्लेटफॉर्म, जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले क्या सिर्फ चंद दिन पहले ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी
वो भी रशिया के अंदर हुई थी, और अभी जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई है तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। और उसके बाद जो इसका थर्ड और सबसे ऊपर वाला टियर है वो हेड ऑफ द स्टेट्स वाला है, वो साल में एक दफा मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी अहमियत है। जैसा कि हमें पता है कि पिछले चंद सालों से हमने देखा है कि सार्क बिल्कुल एक डेड हॉर्स बन गया हुआ है। उसके अलावा इलाकाई तंजीमों में ईसीओ है जो वो भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और बहुत सारे इलाकाई मसाइल और बहुत सारे इलाकाई ताउन की जो तंजीमें हैं जिनका पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पे परमानेंट मेंबर है या उनका साइड लाइन्स पे ऑब्जर्वर स्टेटस का मेंबर है, वो इस रीजन में इतना काम नहीं कर रही जितना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक सबसे बड़ी खूबी है वो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। ये कोई यूएन की तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसके अंदर कुछ ममालिक के पास वीटो का हक होगा, कुछ के पास नहीं होगा। कोई सिक्योरिटी काउंसिल टाइप की ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें पाकिस्तान की भी वही वेटेज है जो रशिया की है, पाकिस्तान की भी वही वेटेज है जो चाइना की वेटेज है। तो ये तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा तारुफ था। अब हम आ जाते हैं कि इस टाइम पे ये जो मीटिंग हो रही है, मैं थोड़ा सा पिछले 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की जो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बातचीत रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, हर साल होती हैं। पिछले साल ये कजाकिस्तान की तरफ हुई थी, इस साल ये रशिया में हो रही हैं, जिसमें एससीओ के ममालिक भी शामिल हैं और जिसमें सीआईएस के ममालिक जो काउंसिल ऑफ ये जो इनकी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इनकी जो पुराने सोवियत कंट्रीज थे, सीआईएस कंट्रीज उनको कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनके ममालिक भी शामिल थे। इसमें इंडिया जो है वो नहीं आया। और बेसिकली जो इंडियन मीडिया ने बात की वो तो ये बात की कि जी इंडिया में क्योंकि पेंडेमिक की और कोरोना की सिचुएशन ख़राब है इस वजह से नहीं आया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं जो कि पूरे तनाज़र में देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख के रीजन में, और साथ ही इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इस वजह से इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज में शिरकत नहीं की। जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया की तरफ से एक दोबारा से एक कोशिश है कि किसी तरीके से जिस तरह सार्क को उसने डेड करने की कोशिश की है, सार्क को इसी तरह एससीओ को वो डेड करने की कोशिश करे। लेकिन इस कोशिश में इंडिया कामयाब इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसमें चाइना और रशिया और बाकी ममालिक हैं जो कि जिन्होंने इंडिया की इस एफर्ट को कामयाब नहीं होने दिया और इस ऑर्गेनाइजेशन को डेड नहीं होने दिया। अब देखते हैं कि अच्छा, मैं हमारे इससे पहले कि खालिद साहब आप थोड़ा सा आगे जाएं, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मुल्क जो है वो किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे आपने कहा कि इंडिया ने जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, उसकी जो भी उसने वजह बताई। तो क्या इस तरह जैसे सार्क में हमने देखा है कि अगर इंडिया किसी चीज़ से बैकआउट कर जाता है, किसी कॉन्फ्रेंस से बैकआउट कर जाता है, जैसे सार्क की पूरा जो एनुअल कॉन्फ्रेंस की चीज़ें थी वो कई सालों से मुलतवी हो रही बिकॉज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मुल्क अगर या 2 मुल्क मिलके कहें कि हम ये चीज़ को अपोज करते हैं तो वो चीज़ ना हो, उसको रोका तो नहीं 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 जा नहीं जी, सकता। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सार्क के बारे में मैं आपको बताऊं कि सार्क की जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी जी जी। उसमें इंडिया ने बकायदा तौर पे नेपाल को, भूटान को, क्योंकि आपको पता है वो बहुत छोटे ममालिक हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं और उनके बॉर्डर्स लगते हैं इंडिया के साथ, और इंडिया का उधर बड़ा असर है, तो इंडिया ने उन ममालिक के सरबराहान को बाज़ाब्ता पैगाम भिजवाया था कि जी आप पाकिस्तान ना जाएं और वो कॉन्फ्रेंस ना हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे इंडिया आए या ना आए, एससीओ की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, करेक्ट। उनकी चीजें हो रही हैं और बिल्कुल आगे भी ठीक, होंगी। बिल्कुल सही।
अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ मिनाहिल शावल आफरीदी साहिबा, आप इसमें जाहिर है कि मॉस्को के अंदर हो रही है ये कॉन्फ्रेंस अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो क्या इस वक्त एजेंडा क्या समझ में आता है? क्योंकि जब कोई मुल्क कोई ख़ास इस तरह की इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, तो डेफिनेटली अगर बहुत सारी वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस मुल्क के अपना कोई इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट उसके अंदर जरूर शामिल होता है। आपको क्या लगता है कि रशिया ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग वहाँ पे कन्वीन करके, जहाँ पे साइड लाइन मीटिंग्स भी चल रही होंगी और बहुत सारी, तो क्या इन्फ्लुएंस करना चाहेगा रशिया और क्या कर पाएगा इस रीजन के अफेयर्स के ऊपर? मिनाहिल। जी सर, जो आपने बात की है, रशिया जो इस बार रशिया के पास एससीओ की प्रेसिडेंसी है, क्योंकि प्रेसिडेंसी रोटेट करती है आफ्टर अ सर्टेन टेन्योर। तो करंटली अभी जो मीटिंग हो रही है अमंग द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बिकॉज द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इज द सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड the powerful authority of SCO after the head of states council. So Moscow ने भी जो organize किया, this is basically to discuss the upcoming summit of the Shanghai Cooperation Organization, और इसके 2001 में बनी थी और अब 2021 में इसकी एनिवर्सरी भी है। इस वजह से ये ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा ये जो अभी जो मीटिंग है और जो अपकमिंग समिट है। अब एससीओ में जो दो बड़ी पावर्स हैं, रशिया और चाइना। एससीओ को एक चाइनीज कॉर्नर ने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है दैट इट इज टू व्हील कार्ट। एक इसका व्हील जो है वो सिक्योरिटी है और एक जो है वो इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इकोनॉमिकली तो हम देखते हैं कि वो उसमें चाइना ऐसी पावर है जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रही है इन नियर फ्यूचर। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वो पावर्स में रशिया है, और इसके अलावा भी एससीओ में 4 न्यूक्लियर पावर्स है, जिसकी वजह से एससीओ का बहुत वेटेज है अमंग द इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब रशिया और चाइना दोनों का जो कॉमन एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूएस इन्फ्लुएंस को, सिर्फ यूएस इन्फ्लुएंस को नहीं, जितना भी एक्स्ट्रा रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको कंटेन करना इस रीजन में। और क्योंकि वर्ल्ड अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो एशियन स्टेट्स हैं, बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग एशियन जायंट दैट इज चाइना, हमारे जो स्टेट्स हैं वो रीजनलाइजेशन को प्रेफर कर रहे हैं। इसी के लिए चाइना ने BRI जो है एक बहुत बड़ा मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च किया है। जैसे कि आप अगर देखें 9/11 के बाद जब यूएस मिलिट्री बेसिस आ गई थी इस रीजन में, स्पेशली इन उज्बेकिस्तान एंड किर्गिज रिपब्लिक, तो एससीओ मेंबर स्टेट्स ने आस्ताना डिक्लेरेशन जो था उसको साइन किया था और इन दोनों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कंपेल किया था कि आप अपनी इन बेसिस को विकेट करें यहाँ से अपने लैंड में से, ताकि यूएस इन्फ्लुएंस इस रीजन में ना आए और मिलिट्री बेसिस इस रीजन में ना आ सकें। तो ये एक इस चीज से हमें ये इंडिकेट होता है कि हमारे ये जो एससीओ के कंट्रीज हैं इनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, स्पेशली जिसमें सुपर पावर्स हैं दैट आर दी रशिया एंड चाइना, कि यहाँ पर एक्स्ट्रा रीजन इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना बढ़े, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लुएंस यहाँ पर ना बढ़े। इसके अलावा इजरायली इन्फ्लुएंस, जैसे आपने कहा, जो एक अलायंस इन द मेकिंग है और वो इंडिया को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं इस रीजन में, जो हमें बिल्कुल वाज़े इंडिया की जो भी रीसेंट क्लैशेस है विद इस बॉर्डर, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के साथ नहीं, इंडिया के नेपाल के साथ इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया के वाटर इश्यूज बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं। तो ये जो इंडिया एज अ प्रॉक्सी यूज हो रहा है, जो कि यूएस ने हमेशा से किया है इन मिडिल ईस्ट, यूएस प्रॉक्सीज यूज करता रहा अगेंस्ट अदर पावर्स फॉर इट्स टू परस्यू इट्स ओन इंटरेस्ट, वही अब वो हमारे रीजन की तरफ कर रहा है, एंड दैट इज द मेन एम जो कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर काउंटर करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त, उसमें कोई 20 डॉक्यूमेंट्स कहा गया है कि वो साइन होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल हमें इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है मिनाहिल? बेसिकली एससीओ की अभी तक जितनी भी समिट्स हुई हैं उनमें जो भी डिस्कशन हुई जिन डॉक्यूमेंट्स पर, वो एससीओ एजेंडा बेस्ड रही हैं। और एससीओ का अगर हम एजेंडा देखें और अगर एससीओ के हम नीचे जो सब ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रैट्स है, उनका मेन एम ही है टू काउंटर 3 इवल्स दैट आर दी एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। ठीक है, जो रीजन में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसे एससीओ ने अफगानिस्तान में दाइश के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम किया है।
तो इससे एक चीज तो ये एविडेंट है कि अभी भी जो ये डॉक्यूमेंट्स डिस्कस होंगे दे विल बी मोर अबाउट रीजनल सिक्योरिटी, अबाउट काउंटरिंग द इवल्स और दोज फैक्टर्स जो कि रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, स्पेशली चाइना के जो BRI के थ्रू जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है जिसको हिंडर कर रही है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करके उनको किस तरह काउंटर किया जा सकता है। फिर जो आपने बात की साइकोलॉजिकल और जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं। फिर अब कोविड-19 के बाद हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया। अब सिक्योरिटी ट्रेडिशनल इश्यूज पर नहीं है, अब सिक्योरिटी के नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हाईलाइट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, ये अभी हम इन पर इतनी बात नहीं करते, लेकिन इन फ्यूचर अगर देखा जाए ये बहुत मेजर चैलेंजेस हैं जो हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, इनके लिए कल को बहुत बड़ा एक चैलेंज साबित हो सकती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम पिछले समिट्स को देखें और पिछली मीटिंग्स को देखें कि इस बार जो मीटिंग होगी वो बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स जो हैं सिक्योरिटी के, उनको डिस्कस करने के लिए होगी, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। जी खालिद तैमूर अकरम साहब, आप के बारे में कोई आपके इसके बारे में कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन कोई ख़ास एजेंडा जो आपके नॉलेज में आया हो कि वो इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में से निकल के सामने आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इस रीजन को? जी मैं बिल्कुल आई वुड सेकंड मनाहिल के जो मनाहिल ने भी आपको बताया है कि अब बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स में बात होगी, इससे पहले हम जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है अगर उसके भी जॉइंट कम्युनिक देखें और उसकी भी बातचीत देखें तो वो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स पे बहुत ज्यादा बातचीत होगी। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के अंदर आपकी इकोनॉमी की भी थ्रेट आ जाती है। आपने देखा है कि जिस तरह कोविड से जस्ट बिफोर द कोविड अमेरिका वाज ट्राइंग वेरी हार्ड के किसी तरीके से चाइनीज की ट्रेड इन्फ्लुएंस को दुनिया में कम किया जाए और एक ट्रेड वॉर शुरू की हुई थी जिसमें आपने देखा कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी हवावी की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी उनको कनाडा से गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक शी इज अंडर ट्रायल इन कनाडा। उसके अलावा 5G को स्टॉप करने के लिए अमेरिका वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट। उसके अलावा फिर आपने ये कोविड में देखा कि कोरोना वायरस के दिनों में जब पीक पे था तो एक ब्लेम गेम जारी थी अमेरिका की चाइना के साथ, जिसपे अमेरिका बार बार चाइना पे इल्जाम लगा रहा था कि ये चाइना ने की वजह से ये वायरस फैला है। और पिछले 6 महीने में वर्चुअली पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो गई हुई है। सो नाउ नंबर 1 एजेंडा ऑफ एवरीबॉडी इज द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। 2, आपने एक और बात गौर की होगी कि ट्रेड बिल्कुल 0 हो गई है। ट्रेड इसलिए 0 हो गई है कि जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मेजर ट्रेड पार्टनर यूएसए में थे, पाकिस्तान के मेजर ट्रेड पार्टनर्स जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो यूरोप के अंदर थे। अब जो ट्रेड और अब जो आने वाले दिनों में एक रीजनलिज्म पे ज्यादा बातचीत होगी। दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन से हट के रीजनलिज्म की तरफ जाएगा। तो इस फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है उनमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, फिर इमरजेंसी रिलीफ के ऊपर एससीओ के पिछले दिनों मैंने एससीओ के सेक्रेटरी जनरल साहब का इंटरव्यू किया था। वो हमारे YouTube चैनल पे भी है और आप लोगों ने देखा भी होगा। और हमने एससीओ की सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ इधर कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने इस चीज पे बड़ा जोर दिया था कि जी एससीओ का कोई ज्वाइंट रिलीफ मैकेनिज्म वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलीफ एफर्ट्स हैं उनको ज्वाइंट करने की। तो एक डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड होगा। एक डॉक्यूमेंट जो होगा वो एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड भी होगा। तो ये जो 20 डॉक्यूमेंट्स जिनकी बात हो रही है वो बेसिकली कोई एससीओ के ओवरऑल एजेंडे से बाहर नहीं है। वो ओवरऑल जो एक एससीओ का मैंडेट है वो उसके अंदर ही है। बट यस, इसके अंदर खास बात ये है कि जो डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भी रही और इसमें भी होगी, दैट इज द एम्फेसिस ऑन द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ इसके ऊपर बात की। एक अभी जो सूरत हाल है कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि एससीओ के अंदर जो ममालिक हैं ज़्यादातर वो एक तिजारत, अफ़ाम तफ़हीम और मिलजुल कर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी उभरता हुआ नजर आ रहा है, और जाहिर है कि वो उस प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ होगा जो अमेरिका, इसराइल और इंडिया जो है। तो ये एक ही घर के अंदर रहते हुए ये जो कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज हो पाएगा, क्योंकि इंडिया ने तो वाज़े तौर के ऊपर अपना एक स्टांस दे दिया हुआ है। वो चाइना के खिलाफ वो जो जैसा कहना चाहिए कि इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो गलवान वैली से शुरू हुआ था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये किस तरह से एससीओ फोरम जो है क्या वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व कर पाएगा एज ए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर? जी, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि मैंने वो वाली मीटिंग ताशकंद में अटेंड की थी अप्रैल 2017 में, जब जून 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने मेंबर बनना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। उससे पहले अप्रैल 2017 में एक ताशकंद में थिंक टैंक्स की मीटिंग हुई थी। वहां पे पाकिस्तान को भी पहली दफा मौका मिला उधर जाने का, इंडिया को भी उस मीटिंग में पहली दफा आने का मौका मिला। और वहां पे जो चीज हमें समझ आई कि एससीओ का मेंबर इंडिया पाकिस्तान, तो ये होता है ना कि जिस तरह एक जिद में एक बच्चा होता है घर के अंदर जो कि जिद में कहता है कि मेरा अगर कजन या भाई ये फलाना काम कर रहा है तो मैंने ये काम करना ही करना। तो इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं वो ऑफ कोर्स चाइना के साथ क्लैश करते हैं। वजह यह कि इंडिया अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना चाहता है, इंडिया मिलिटरीली अपने आप को पावर बनाना चाहता है, और वो चाइना की हेजेमनी इन द रीजन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है, सीपैक पाकिस्तान से गुजरता है, ये मुल्क इस वक्त 141 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। मतलब ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम के इस वक्त 141 मुल्क मेंबर है। मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में इस वक्त जो यूएन के पास रजिस्टर्ड मुल्कों की तादाद है वो शायद 189 या 190 है। उसमें से 141 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है जो कि इंडिया चाइना का नेबर है, इंडिया इस प्रोग्राम को बेल्ट एंड रोड को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इंडिया इसके साथ बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने पहले ईरान को लोअर एंड करने की कोशिश की और चाबहार पोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन आई वुड गिव ऑल द क्रेडिट टू द ईरानियन गवर्नमेंट एंड टू द पीपल ऑफ ईरान कि वो एक इंडिया की फॉल्स किस्म के प्रोपेगेंडे में नहीं आए। और उन्होंने भी, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा चंद महीने पहले, ईरान ने बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम ना सिर्फ ज्वाइन कर लिया है बल्कि इंडिया का जो अज़ाइम थे कि गवादर के मुकाबले में चाबहार को प्रमोट किया जाए, उसको भी उन्होंने, ईरान ने ये किया है कि पाकिस्तान के लिए उसको भी एक सिस्टर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अब चाबहार जो है वो हमारा कंपिटिटर नहीं रहा, वो हमारा एक साथी पोर्ट बन गया, ये हमें कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया एससीओ के अंदर एससीओ के बेनिफिट्स उठाने के लिए नहीं आया हुआ। इंडिया एससीओ के अंदर आया हुआ है बेसिकली अपने बेनिफिट लेने के लिए, या ये कि वो इस तरह के इश्यूज को क्रिएट करने के लिए। इंडिया का जो एक अलायंस है वो विद इजराइल और अमेरिका के साथ, वो बिल्कुल हर एक को पता है। और अमेरिका भी इंडिया को शेयर इसीलिए दे रहा है कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका दूर बहुत है इंडिया मतलब चाइना से, और इस रीजन के अंदर वो इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनाना चाहता है अगेंस्ट चाइना। अभी अगर अमेरिकन स्ट्रेटेजी आप देखें तो उनका ये है कि अमेरिका विल नेवर लीव अफगानिस्तान। वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड रखेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से एक तरफ वो सेंट्रल एशिया पे एक आंख लगा के बैठे हुए हैं, एक आंख उन्होंने अपनी चाइना और पाकिस्तान की तरफ लगाई हुई है। तो इस वक्त अगर कोई इस पूरे रीजन में एक बड़ी अमेरिकन बेस है तो वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बातें करते हैं कि जी हम अफगानिस्तान छोड़ जाएंगे, कभी एक एग्रीमेंट कभी दूसरा एग्रीमेंट, ये सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए। अभी इलेक्शन आने वाले हैं अमेरिका के अंदर, उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये सिर्फ एक, वो जिस तरह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक चाल है, या आप ये कह लें कि एक इलेक्शन स्टंट है। तो बेसिकली जिस तरह
जी जी प्लीज प्लीज गो अहेड। मैं ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो चल रहा है। अभी पिछले दिन हमने अमेरिकी जी चल रहे हैं, और नवंबर में आप देखेंगे कि और अगर वो डोनाल्ड चाहते हैं ट्रंप कि साहब अगर इलेक्शन कुछ, जीत गए, हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इलेक्शन जीत गए तो वन फाइन मॉर्निंग आप सो के उठेंगे और आप पढ़ेंगे कि जी वो ट्रुथ अमेरिका पे ही ने देंगे। इस माहदे से बैकआउट कर लिए, क्योंकि जनाब तालिबान कल खाने पे नहीं आए थे तो हमने इस माहदे से बैकआउट कर लिया। तो उनको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो वो सुबह उठते हैं और उनको एक ट्वीट याद आता है और वो ट्वीट कर देते हैं। सही। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस वक्त इंडिया जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पे यूज हो रहा है अमेरिकन के हाथों, और अमेरिकन जो हैं वो इसराइल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो एक अमेरिका का ग्रैंड प्लान चल रहा है कि इस रीजन के अंदर इकोनॉमिकली, और उन्होंने ये तो देख लिया है कि ये रीजन ऐसे लोगों का रीजन है कि जिसको वो फतह नहीं कर सकते। मतलब अब 18-20 साल से वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, और जो वहां पे उनको मार पड़ी है, इससे पहले इस रीजन में 1960s में वो आए थे, वियतनाम में मार खा के गए, उसके बाद वो अब आए 20 साल से इधर बैठे हुए हैं। तो उनको ये पता चल गया कि इस रीजन पे मिलिटरीली कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इस रीजन के अंदर डिवाइड एंड रूल वाली गेम करो कि हमसायों को आपस में इकट्ठा ना होने दो और एक दूसरे के खिलाफ इनके ट्रेड वॉर्स इनके दरमियान कराते रहो। बेसिकली मैं इसको कहूंगा कि ये ग्रैंड स्ट्रेटजी है, जो कि एक आप इसको कह लें कि एक वॉरफेयर की एक नई टेक्निक है। क्योंकि जंग जो है वो हमारे माइंड में, जब आप जंग का वर्ड बोलते हैं तो जंग से हमारे माइंड में सिर्फ वही आता है जनाब के गोला बारूद की जंग। तो आजकल गोला बारूद की जंग का नहीं है, आजकल जंग नाम है ट्रेड का। आजकल क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे मुल्कों की जंगी उसके अंदर आती है। फॉर एग्जांपल 5th जनरेशन वॉरफेयर हो गई, या ये चीज। अब जाहिर है कि आजकल तो ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है या इंटरनेट वॉर है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि जब तक आप दूसरे के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर लेते, उनके माइंड्स को ग्रैब नहीं कर लेते, डेफिनेटली उस वक्त तक आप उस कौम को जीत नहीं सकते। और सर ये एक बड़ी लेकिन बड़ी अच्छी अपने खालिद साहब बात की है कि अब जो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसके ऊपर अलायंस होंगे और उसके ऊपर बात होगी। और सबसे बड़े अच्छी बात जो चाइना का BRI जो है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिकवरी कह लें या इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आएगा। लेकिन जहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, जाहिर है कि वहाँ कंज्यूमरिज्म और दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी साथ आती हैं। मिनाहिल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमें आपने भी बात की, खालिद साहब ने भी बात की कि क्लाइमेट चेंज की बात, और फिर जाहिर है कि अगर हम देखें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा रिजीम दुनिया में चल रहा है डेवलपमेंट का, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है कि सिक्योरिटी होगी, इक़्तिसादी तरक्की होगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको हासिल करना आसान हो जाएगा, बल्कि हम बेहतर तौर पे हल कर पाएंगे। इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन की बात है। और इत्तेफाक ऐसा है कि दुनिया के जो दो बड़े इमर्जिंग पोल्यूटर्स हैं अकॉर्डिंग टू IPCC और दूसरे साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक, वो एक चाइना है और एक इंडिया है। यानी टॉप 3 हैं। ब्राज़ील तो ज़ाहिर है कि हमारे इस रीजन में नहीं है, लेकिन SCO के अंडर में जो है वो इंडिया भी यानी टॉप 3 उसमें इमर्जिंग पोल्यूटर्स में है, और चाइना भी है। क्या SCO ऐसे किसी मैंडेट के साथ सामने आ सकता है कि जो हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशन कट जो हमने करना है, कि उसके ऊपर कोई इनका प्लान अभी तक नजर आता है? आप पहले इसके ऊपर बात करें मिनाहिल, फिर हम खालिद साहब से भी इसके ऊपर बात करेंगे। जी मिनाहिल। जी तो जैसा कि आपने कहा कि जो नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चैलेंज, जी कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इमर्जिंग चैलेंज है, इनको केटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑन रीजनल लेवल, क्योंकि इस रीजन में जैसा कि आपने कहा कि दो बड़ी ऐसी इकोनॉमिक पावर्स हैं जिनमें जो इंडस्ट्रियल पावर्स है, जिनमें गुड्स मेकिंग कैपेसिटी है, इंडस्ट्रीज है, इनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वास्ट है।
जिसमें चाइना आता है और इंडिया भी आता है, और फिर इसी वजह से इनकी दुनिया में कंज्यूमर मार्केट्स भी बहुत वाइड हैं, जिसकी वजह से चाइना भी आज जो इकोनॉमिक पावर है वो इसी वजह से है कि उसकी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, उसकी इंडस्ट्रियल बेसिस बहुत स्ट्रांग है। अब आपने जो बात की क्लाइमेट चेंज की, जाहिर है जब आप इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं आपके कंट्री में, तो आपकी कार्बन एमिशंस भी हो रही हैं, आपकी ग्रीन हाउस एमिशंस भी हो रही हैं, और ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं जो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि जो क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था उसमें यूएस ने विड्रॉ कर लिए रिसेंटली, ट्रम्प ने, एंड उसके बाद, इस विड्रॉल के बाद चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया टुवर्ड्स एनहांसिंग कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब बहुत सारी ऐसे उन्होंने एग्रीमेंट की हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल भी, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज को के ऊपर म्यूचुअल कोऑपरेशन को स्पेशली एट रीजनल लेवल प्रमोट किया है, और उसने अपनी नेशनल लेवल पर जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो कार्बन एमिशंस हैं या जो ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज को है, उसने उनको काउंटर करने के लिए बहुत सारी नेशनल पॉलिसीज भी अडॉप्ट की हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपकमिंग जो एससीओ एजेंडा है, क्योंकि एससीओ का एजेंडा जो स्टार्ट में था दैट वाज बेसिकली ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी और बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर था बेसिकली, लेकिन वो एक्सपैंड होकर उसके अंदर कल्चरल कंपोनेंट्स भी आ गए हैं, उसके अंदर सॉफ्ट पावर टूल्स भी आ गए हैं, उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन आ गए। अगर उस हिसाब से देखा जाए और अभी करंट चैलेंजेस देखा जाए, अभी इस सेंचुरी का मैं कहती हूँ कि सबसे जो बड़ा चैलेंज है दैट इज द एग्जिस्टिंग पेंडेमिक कोविड-19, जिसके बारे में अभी तक कंट्रीज ने सोचा नहीं था, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं अडॉप्ट की थी, कोई प्री डिजास्टर मैनेजमेंट उनकी स्ट्रैटेजीज नहीं थी। जो ये एक काइंड ऑफ डिजास्टर ये ह्यूमैनिटी के लिए इन फॉर्म ऑफ अ पेंडेमिक। इसी तरह से अब इस पेंडेमिक के बाद ऐसे इश्यूज इमर्ज होना स्टार्ट हुए हैं कि जिनको पहले अटेंशन नहीं दी गई थी, जिनमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इशू जो है, एनवायरमेंटल चैलेंज से बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जो हमारे रीजनल पावर्स हैं, जो रीजनल कंट्रीज हैं, वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, एससीओ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो भी एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, इसमें बहुत बड़ी दो इकोनॉमीज हैं, फिर इसमें पाकिस्तान इंडिया की इंक्लूजन के बाद ये और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनकर इमर्ज हुआ है। इसके बाद ये ऐसे ही इश्यूज को डिस्कस करेंगे जिनमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू आता है, और चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है ऑलरेडी इन एनहांसिंग कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रीजनल लेवल पर, तो अब आगे इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा एससीओ के प्लेटफॉर्म पर। और ये हमें मीटिंग, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है, इसके बाद ये बात सामने आ जाएगी कि जो एजेंडाज वहाँ डिस्कस हुए हैं और उसमें क्लाइमेट चेंज पर अब वहाँ पर इसको फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए वो क्या स्टेप्स लेते हैं वो तब सामने आएंगे। लेकिन अगर चाइना को यूनिलैटरली देखा जाए तो उसने बहुत बड़े स्टेप्स लिया है, उसने अपनी इंडस्ट्रीज को में कंट्रोल किया, उसने एक स्पेसिफिक लिमिट बरकरार की है कार्बन एमिशंस की, और उसने बहुत हद तक इस चीज़ को केटर किया है नेशनल लेवल पर। खालिद तैमूर अकरम साहब, ये आई एंडोर्स के एज एनवायरमेंटलिस्ट आई नो there are China has taken a few steps to curtail their carbon emissions, लेकिन इंडिया हमें कोई अपनी कार्बन इमिशंस कंट्रोल करता हुआ नजर नहीं आता है, और वो एक तरफ ग्रीन क्लाइमेट फंड से पैसे भी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं टू क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग वो उसको नहीं कर पा रहा। तो क्या एससीओ जो है एज ए प्लेटफॉर्म वो उसको रजाकाराना तौर पर ऐसे इकदाम करने पर कहीं मजबूर किया जा सकता है इंडिया को, जबकि वो कॉन्फ्लिक्ट में है चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी और दूसरे ममालिक के साथ भी, उसका कॉन्फ्लिक्ट वक्त के साथ बढ़ने के इम्कानात ज्यादा हैं? जी, इस पे तो सबसे बेहतर आदमी कमेंट करने के लिए आप खुद हैं मुनीर साहब, क्योंकि माशाल्लाह एनवायरनमेंट पे आपके काम को हम देखते रहते हैं एंड यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग, मैं कहूँगा कि आप तो एक खिदमत कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन इसके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं कि जितने भी एससीओ के परमानेंट मेंबर हैं उनके ऊपर जितने भी एससीओ की रेजोल्यूशंस हैं उन पे अमल करना एक बाइंडिंग होता है। उस पे यह कि जब आप मेंबर बनते हैं, जिस तरह पाकिस्तान 2017 में जब एससीओ का मेंबर बना तो उस वक्त ऑलरेडी एससीओ की कल्चर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, नारकोटिक्स के ऊपर बहुत सारे रेजोल्यूशंस और बहुत सारे
डॉक्यूमेंट्स पहले से साइन हुए हुए थे। तो जब पाकिस्तान 2017 में मेंबर बना तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स साइन हुए हुए थे उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ा, आपको उन सबको ये कहना पड़ा कि जी हम इन सबको मानते हैं। तो एससीओ का अगर आप बेस एजेंडा देखेंगे वो ये है कि जब भी एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन किसी डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट करेगा तो इट मींस के ऑल द मेंबर स्टेट्स उसको यूनानिमसली अडॉप्ट करेंगे। एससीओ मैंने कहा ना, इट इज नॉट लाइक सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज नॉट लाइक यूएन। यूएन के अंदर तो यूएन तो आपके लिए गाइडलाइन दे देता है ना जी, एक गाइडलाइन दे देता है। कोई मुल्क कहता है कि जी मैं इसको मानूंगा, कोई मुल्क कहता है कि मैं इसको नहीं मानूंगा, कोई कहता है मैं वीटो कर दूंगा। तो यूएन तो बेसिकली आप कह लें कि एक चूचू का मरबा बन गया हुआ है। बट एससीओ इज नॉट लाइक दैट। एससीओ उसी डॉक्यूमेंट को साइन करेगा जिस पे सारे मेंबर्स का कंसेंसस होगा, नंबर वन। नंबर टू, जब आपने वहां पे एससीओ में एक डॉक्यूमेंट को साइन कर लिया है तो फिर आप पे वो बाइंडिंग बन गई है, क्योंकि आपने साइन किया तो इसका मतलब आपने अपनी कॉन्करेंस दी। और अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर एज अ मेंबर जो है वो इनखराफ कर रहे हैं उसके एससीओ के मैंडेट से। तो उसकी तो कोई सजा पहली भी बात मिलती ये, है? अगर फर्ज करो मैंने साइन किया है और मैं उसे इनहराफ करता हूँ तो कोई पेनल्टी भी पड़ेगी मुझे? जी ये वैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। वजह यह है कि एससीओ क्योंकि इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और एससीओ में अभी तक जितने भी मुल्क चाइना ने शामिल किए हैं वो सारे लाइक माइंडेड हैं। मतलब ये कि ये आप समझ लें कि एक दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके अंदर मतलब ये बाय इनविटेशन है कि सारे दोस्त इकट्ठे हुए, जिस तरह आप और मैं मिलके अगर हम एक कोई एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं तो वो ऑलरेडी लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप है। मैंने कहा ना, ये इसी तरह है कि एक लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप के अंदर दरमियान में एक बंदा ऐसे आके बैठ गया हुआ है इंडिया की सूरत में, जो कि वो कोशिश ये करेगा कि जी ये सारे दोस्त आपस में बिखर जाएं। लेकिन उसको अंदाजा नहीं है कि ये सार्क नहीं है कि जहाँ पे खुद इंडिया बड़े भाई का रोल प्ले कर सकता था और वहां पे उसने बड़े भाई का रोल प्ले करने की जगह सबके दरमियान फटे डला के सार्क को एक डेड हॉर्स बना दिया। ये दिस इज एससीओ, जहाँ पे दुनिया की इस वक्त दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तीन बड़ी पावर्स ही हैं, रशिया, अमेरिका और चाइना। तो दो दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स जो कि कंट्री वाइज भी सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया के, रशिया और चाइना, और पॉपुलेशन वाइज भी, मिलिटरीली वाइज भी, इकोनॉमी वाइज भी। तो यहाँ पे इंडिया की इस किस्म की चालें नहीं चलेंगी। और मुझे ऐसा नजर आता है कि अगर वो एससीओ के एजेंडे के ऊपर अमल नहीं करेगा आज या कल या परसों, तो फिर कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि जब एससीओ के सारे मेंबरान को कहेंगे अच्छा जी खुदा हाफिज, आप जाएं और जाके आप जिस अलायंस के साथ या जिनके इशारों पे आप नाच रहे हैं आप वही काम करें। बट लेट्स सी, क्योंकि इंडिया में भी हालात एक जैसे नहीं रहते। वहां भी चंद सालों बाद अभी नई गवर्नमेंट जब आएगी या मोदी साहब पता नहीं अगला इलेक्शन जीतते हैं ना या नहीं जीतते, तो आपको पता है कि इंडिया की पॉलिसीज भी कंसिस्टेंट नहीं है। एक हुकूमत आती है जो कि पूरी दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ फैलाती है, एक हुकूमत आती है जंग करना शुरू कर देती है। हमने वाजपेयी साहब को भी देखा, हमने मनमोहन सिंह साहब को भी देखा, इंदिरा गांधी साहबा को भी इंडिया में देखा। तो और ये एक इंडिया के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है वो इंतहा पसंदों की हुकूमत है, जिसको आरएसएस वो है जो कि पूरी दुनिया ने बैन की हुई थी। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ऐसा बंदा है कि जो कि एज चीफ मिनिस्टर यूरोप ट्रेवल नहीं कर सकता था, उस पर ट्रेवल बैन था। तो ये लेट्स सी कि आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसी होती है। बट एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और दे आर गोइंग टू सफर फॉर। अच्छा मिनाहिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपना एक जाहिर है कि जॉइंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज़ के लिए तो होता ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट फंड्स भी क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत हो वो पैसा लगाया जा सके। जैसे सार्क डेवलपमेंट फंड भी था जो छोटे मोटे तरक्याती फंड्स जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगा। ऐसा कोई तरक्याती फंड या कोई ऐसा कोई कल्चरल फंड या क्लाइमेट फंड कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है एससीओ प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, मुल्क हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हूँ
to support some initiatives in the developing countries of the SCO platform? ये जो आपने बात की है इसके ऊपर एससीओ फोरम में बहुत दफा डिस्कशंस होती रही हैं, स्पेशली चाइना की तरफ से। इवन ये प्रपोजल भी आया था कि एक बैंक, एक रीजनल एक बैंक होना चाहिए हमारे इन स्टेट्स का, जिसका उन्होंने इवन प्रपोजल भी ऑफर किया था प्रॉपर डिटेल, और उसके लिए डिफरेंट उन्होंने डिस्कशंस भी की हैं, मीटिंग्स भी की हैं। लेकिन ड्यू टू सम चैलेंजेस एंड ड्यू टू सम स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और स्ट्रक्चरल लूप होल्स या शॉर्ट कमिंग्स की वजह से वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। लेकिन अगर देखा जाए तो फंडिंग अगर देखी जाए या अगर असिस्टेंस देखी जाए, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एससीओ मेंबर्स फॉर टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स रीजनल स्टेट्स, तो अभी रिसेंटली कोविड में आप देखें कि एससीओ के फोरम से बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिकल हेल्थ केयर एड गई है टुवर्ड्स द मेंबर स्टेट्स। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, वी कैन से कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक a very helpful hand towards your member states from China की तरफ से हुआ, रशिया की तरफ से हुआ, डिफरेंट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने अपने मेंबर स्टेट्स को एड, हेल्थ केयर एड भेजा है, मेडिकल असिस्टेंस भेजी है, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक डेज ऑफ कोविड-19। तो उस तरह से देखा जाए तो एससीओ मेंबर स्टेट्स के बीच में बहुत सारे ओकेजन्स पे, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पर ये असिस्टेंस रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इस चीज को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक डेवलपमेंट बैंक का और जो एससीओ बैंक का एक आइडिया प्रेजेंट किया गया चाइना की तरफ से, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन जैसे कि आई मेंशन कि ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल लूप होल्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सका। एंड इवन जो वेस्टर्न पावर्स ऑफ कोर्स दे वुड नेवर वांट कि ये आइडिया जो है चाइना का वो कभी भी सक्सेसफुल हो इस रीजन में, जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट किए हैं। उसके बाद ये अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसकी वजह से जो टेंशन है वो हमेशा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ डाइवर्ट रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब कि स्टेट्स आर ओपनिंग अप ड्यू टू BRI, और आहिस्ता आहिस्ता चाइना के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट से और इकोनॉमिक वेंचर से अब जब ये स्टेट्स एक इकट्ठे हो रहे हैं, स्पेशली सेंट्रल एशियन स्टेट्स अभी तक हमने देखा आइसोलेशन में रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेट्स दे आर ओपनिंग अप, वो ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन लिंकेजेस की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अब ये प्रोस्पेक्ट बहुत हद तक बढ़ गया है कि कोई एक ऐसा फोरम क्रिएट होगा अंडर एससीओ जिसके थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ेगी। खालिद तैमूर अकरम साहब, ये एक अच्छा एससीओ बैंक वाला जो आइडिया है, मतलब इट्स नॉट बैड आइडिया। अगर रीजन के अंदर कोई एक करेंसी तय कर ली जाए वो बैंक की, और वो उसके मतलब एक्सेप्ट यानी अदर देन डॉलर, तो डॉलर से छुटकारा मिल जाएगा, और जो रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ है तो शायद उसमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इससे शायद एक अमेरिका को भी बड़ा धक्का लगेगा कि डॉलर से कोई 8-10 मुल्क जो है बिलियंस डॉलर्स की ट्रेड अगर आपस में जो वो करते हैं और वो डिटैच कर देते हैं डॉलर से। हाउ डू यू सी इट? जी, ये जो मनाहिल ने आपको एससीओ बैंक के बारे में बताया है, ये आइडिया बड़े अरसे से चल रहा है एससीओ के अंदर। बल्कि इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी चंद महीने पहले एससीओ सेक्रेटेरिएट वालों ने एससीओ बैंक के ऊपर कुछ सिफारिशात हमसे मांगी थी, और ये मनाहिल ने उनको बना के एससीओ बैंक के बारे में आज से तकरीबन 5-1 महीने पहले भेजी थी। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो हमने भेजी थी, इसमें बात आपने बिल्कुल ठीक की कि वी नीड अ बैंक, क्योंकि ये जो हमारे साथ जी हमारे एससीओ में बाकी ममालिक हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इवन उज़्बेकिस्तान, इनके हमारे साथ करेंसी एग्रीमेंट्स नहीं है। इस वक्त होता यूं है कि अगर उज़्बेकिस्तान से कॉटन भी आ रही है, उज़्बेकिस्तान से इधर ये जो हम रेड बीन्स खाते हैं, ये जो दाल रेड बीन्स की जिसको हम कहते हैं, ये उज़्बेकिस्तान से आ रही है। अब इसको मंगाने का प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो डॉलर्स में जो करेंसी है, पहले दुबई के या हांगकांग के या न्यूयॉर्क के किसी बैंक के थ्रू पहले उधर ट्रांजैक्शन जाती है, फिर इन मुल्कों में जाती है। तो एससीओ बैंक का जो आइडिया है वो ये कि एक तो इन मुल्कों के साथ करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट हो जाए,
दूसरा ये कि जो युआन है, जो चाइनीज करेंसी आरएमबी जिसको कहते हैं या युआन कहते हैं, वो बेसिकली एक करेंसी ऑफ एक्सचेंज बन जाए, क्योंकि जितने भी एससीओ के पार्टनर कंट्रीज हैं उनके मेजर ट्रेड पार्टनर चाइना है। जिस तरह हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर भी चाइना है। अब चाइना के साथ डील करने के लिए हम पहले डॉलर खरीदते हैं। आपने चाइना जाना होगा तो आप यहाँ से पहले डॉलर खरीदेंगे, उधर जाके आप चेंज कराएंगे। तो जब ये एससीओ बैंक बन जाएगा या ये करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट्स हो जाएंगे तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस तरह एससीओ के अंदर एक ऑब्जर्वर स्टेट है ईरान। ईरान जो है वो तो डॉलर यूज ही नहीं करता, वो तो अपनी सारी ऑयल ट्रेड जो है वो यूरो पे ले गया हुआ है। तो ये वाला टाइम बड़ी जल्द आएगा और जब भी इस पे कंसेंसस डेवलप होगा, जैसा कि मनाइल ने आपको बताया कि एससीओ बैंक बनाने में इस वक्त जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो एससीओ मेंबर स्टेट्स की तरफ से नहीं है, वो बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर जो वो वेस्टर्न कंट्रीज के सरबराहान उनके होते हैं, वहीं उनका ही कंट्रोल है। तो बेसिकली दे वुड डेफिनेटली डोंट वांट के ये एससीओ बैंक बन जाए, क्योंकि अगर एससीओ बैंक बनता है तो उसके अंदर आप देखें, अगर मतलब हमारे इस एससीओ के अंदर दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं। मतलब ये कजाकिस्तान को ले लें या इवन उज्बेकिस्तान को ले लें, कहने को छोटे मुल्क हैं लेकिन दे आर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से दे आर द रिचेस्ट कंट्रीज। दुनिया में सबसे बड़े यूरेनियम रिजर्व्स आर इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर यूरेनियम बैंक है, ये जो उस यूरेनियम बैंक से पूरी दुनिया यूरेनियम लेती है फॉर द पावर प्लांट्स की जो यूरेनियम जाती है। इसी तरह उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, किर्गिज रिपब्लिक में ऑयल एंड गैस के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं। तो अब ये जितनी ऑयल एंड गैस बेचते हैं, अपनी जो भी करते हैं, यूरोप में जो इनका जाता है वो सारे के सारे पैसे डॉलर्स में आते हैं। अब अगर एससीओ बैंक होगा, इस रीजन का अपना बैंक होगा, तो वो जाहिर बात है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को उसकी काफी तकलीफ होगी। एंड ये आइडिया पे डेफिनेटली काम हो रहा है, हमने भी इस पे काम करके दिया है एससीओ वालों को, और विद इन एससीओ सेक्रेटेरिएट भी काम। मिनाहिल, मुझे बताइए कि आफ्टर दिस एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, what would be the 5 take homes for पाकिस्तान? कौन से इस मिनट कोई 3 to 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं कि इस फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बाद हम ये तवक्को करें कि ये पाकिस्तान के पास है एंड पाकिस्तान will have more futuristic and strategic gains in the region? पाकिस्तान जब एससीओ का मेंबर बना है 2017 में, तो ऑफ कोर्स उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या जो उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं काफ़ी हद तक वो अचीव करने में उसको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अगर हम एससीओ की पास्ट डेवलपमेंट्स देखें, एससीओ का रोल देखें रीजनल लेवल पर, तो एससीओ ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है ऑन मेनी ओकेजन। फॉर एग्जांपल एससीओ का जो अफगान कॉन्टैक्ट ग्रुप जो 2005 में बना था, उसने डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स कराए जिसमें यूरोपियन यूनियन, फिर नेटो को भी इनवाइट किया गया, और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल कॉन्फ्रेंसेस कराई गई और उसने काफ़ी हद तक रोल प्ले किया है इन अफगान पीस प्रोसेस। फिर जो एससीओ मेंबर स्टेट स्पेशली उज्बेकिस्तान है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं which are the full members of SCO, उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले इन अफगान स्टेबिलिटी। Now for Pakistan, peace on its eastern as well as western borders is very important for its long-term prosperity and development. तो हम ये कह सकते हैं कि एससीओ के फोरम से, क्योंकि अभी जो हम अपने रीजनल इश्यूज में देखें तो उसमें सबसे मेजर इश्यूज में एक है चाइना इंडिया का जो क्लाश चल रहा है। उसके अलावा जो अफगान की सिक्योरिटी सिचुएशन है, वी हैव नो आइडिया, लाइक अभी बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन है कि पोस्ट यूएस विड्रॉल अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन होगी। क्या ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस विड्रॉल के बाद वहाँ पे ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन और ज़्यादा वो एनार्की आ सकती है इन अफगानिस्तान, जिसकी वजह से जिसके ऑफ कोर्स इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान पर होंगे बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड इट्स बॉर्डर विद इट्स पोरस बॉर्डर विद अफगानिस्तान।
तो उस हिसाब से अगर पाकिस्तान एससीओ के फोरम को यूज करके अफगान पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करे और इसको प्रमोट करे और ये चीज अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेप्स ले, तो ये पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अभी तक हमारी सीपैक भी में बहुत सारे फैक्टर्स हिंडर कर रहे हैं सीपैक को ड्यू टू अफगान सिक्योरिटी सिचुएशन। उसके अलावा हमारे इमिग्रेंट्स का इशू है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ड्यू टू अफगान सिक्योरिटी सिचुएशन। एक हम उस चीज को थ्रू एससीओ प्लेटफॉर्म केटर कर सकते हैं। सेकेंड, एससीओ फोरम, अभी चाइना इंडिया क्लैश के बाद ये एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस क्लैश को मिटिगेट करने के लिए, इस क्लैश को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए सिचुएशन को, वहां पर बातचीत हो और इंडिया और चाइना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर आए, जिसकी वजह से ये जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे सिचुएशन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ये नॉर्मलाइज हो जाए और ये थोड़ा काम डाउन हो जाए, और इससे भी पाकिस्तान को ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अभी तक रशिया और चाइना के इंटरनल क्लैशेस कुछ चल रहे थे, बिकॉज रशिया वाज मोर सिक्योरिटी ओरिएंटेड एंड चाइना वेयरएज वाज मोर इकोनॉमिक ओरिएंटेड, लेकिन अब बिकॉज ऑफ वन कॉमन एनिमी दे बोथ हैव मूव टुवर्ड्स reconciling and improving their relations with each other. तो उन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अब क्योंकि दो बड़ी पावर्स एससीओ की, रशिया और चाइना का आपस में अगर रिलेशन बेहतर हो रहा है, तो पाकिस्तान चाइना के साथ तो पाकिस्तान के ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे हैं ही, लेकिन अब वो रशिया के साथ अपनी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकता है और थ्रू दिस डिफेंस कोऑपरेशन उसके जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक एड्रेस कर सकता है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, आपको पता होगा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स 40% एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वर्ल्ड की वो सेंट्रल एशिया में है। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो मैकेंडर की जो थ्योरी है, हार्टलैंड थ्योरी, मैकेंडर ने यूरेशिया को दुनिया का हार्टलैंड कहा है, और उसने यूरेशिया को, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स अबाउट द रीजन आर दैट दिस रीजन हैज द पोटेंशियल टू कमांड द वर्ल्ड। उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अभी तक हमारी सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस उस तरह से नहीं रही, ना इकोनॉमिकली ना कल्चरली और रीजनल लेवल पर। हम ज़्यादा साउथ एशिया में रहे हैं, जबकि हमें अपनी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ ज़्यादा बढ़ा के रखनी चाहिए थी थ्रू एससीओ फोरम। मुझे अब ये लगता है कि जब अफगानिस्तान की भी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी और हमारे बॉर्डर्स से सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, तो हमारा एक्सेस सेंट्रल एशियन मार्केट्स की तरफ और सेंट्रल एशिया का पाकिस्तान की तरफ, जिस तरह हमारा गवादर पोर्ट डेवलप कर रहा है, फिर जो डिफरेंट जैसे टापी प्रोजेक्ट है, डिफरेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा जब एक्सेस बढ़ेगा टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया तो वो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका एससीओ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है, और एससीओ में वो पोटेंशियल भी है टू ऑफर दीज अपॉर्चुनिटीज टू पाकिस्तान। ओके, थैंक यू। खालिद तैमूर अकरम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम को कि इस वक्त जो सूरत हाल है, 73 साल से पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा रहा है, और हमने अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर भी बहुत वक्त लड़ी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते हैं, और फिर 73,000 जो जाने हैं वो भी हमने कुर्बान किए पिछले 20 साल में 9/11 के बाद। वो हैं जो अफगान वॉर के अलावा हैं। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब 73 साल हम अमेरिकी ब्लॉक में रहे हैं और हम उसकी प्रॉक्सी भी रहे हैं अमेरिका की या इस रीजन के अंदर, और अब जो है वो प्रॉक्सी बदल गई है। अनवर इकबाल साहब, परसों हम बात कर रहे थे अमेरिकी इंतखाबात की, तो उन्होंने कहा था कि पहले हमें एक दिन में 4 कॉल आया करती थी, कभी पेंटागन से आती थी, कभी स्टेट डिपार्टमेंट से आती थी, कभी किसी की आती थी। एक मीटिंग अटेंड करके निकलते थे तो साथ ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एसोसिएशन को, उन लोगों को मैसेज आ जाता था कि फलां जगह के ऊपर ब्रीफिंग हो रही है। कह रहे अब हम लोग बैठे रहते हैं और ढूंढते हैं कि कहीं कोई अमरीकी हुकूमत के लोग, उनके थिंक टैंक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, इंटेलेक्चुअल्स को इन्वाइट करें और पूछें कि भाई आप लोग कैसे हैं। मतलब अब दिस इज दी वी आर एट लोएस्ट वेब एब बेसिकली। तो ऐसी सूरत हाल में जब अमरीकी मुफादात इस रीजन के अंदर बदल गए हैं, और जाहिर है कि ये कोई वो तो जज्बाती लगाव तो होता नहीं है अक़वाम की ताल्लुकात के दरमियान में, वो तो स्ट्रैटेजिक होता है, और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बदलता है जब बदल रहा है। तो क्या अमेरिका
और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं रीजन के अंदर इन दी चेंजिंग सिनेरियो, और उसका इम्पैक्ट क्या नजर आता है? मैं यहाँ पे एक थोड़ा लाइटर टोन में बात शुरू करूंगा जी जी। कि रिश्तेदारियां तो तब्दील होती रहती हैं लेकिन हमसाए नहीं तब्दील हो सकते। तो उस पे मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत टाइमली डिसीजन लिया है। हमने 73 साल में अमेरिका का साथ देख के क्या कर लिया। हमने मशरकी पाकिस्तान गंवाया, वो कोई एक बहरी बेड़ा आना था, वो वो पता नहीं नहीं अभी आया। तक रास्ते में है, वो नहीं पहुंच सका। उसके बाद कई जगह पे हमने देखा कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया। आप देख लें, जब ये रशियन वॉर खत्म हुई सर वो और जब वो जी खालिद तैमूर साहब, सॉरी टू कट यू, वो तो हिस्ट्री तो एक एक बच्चे को पता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये जो चेंजिंग सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ खड़ा नजर आता है, अमेरिका के साथ दोस्ती में और ताल्लुक में और मुफादात में? देखें जी, ज्यादा। पाकिस्तान के सारे मुफादात जो हैं वो अब इस रीजन के साथ हैं। ठीक है। पाकिस्तान ने चंद साल पहले ही ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, लुक ईस्ट पॉलिसी जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त सी पैक जो कि जिसको आप कह लें कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का एक दिल है, वो पाकिस्तान में से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की रीअलाइनमेंट कर ली हुई है। पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान अमेरिका से इक्वलिटी की बुनियाद पे बात करता है। अब पाकिस्तान अमेरिका को डू मोर कहता है, अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर कहने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका ने टाइम एंड अगेन दे हैव प्रूवन that they are not reliable partners, they are not reliable friends, and Chinese have time and again proven that they are very reliable partners and very good friends. So ये जो पाकिस्तान ने अपनी रीअलाइनमेंट की है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की या पाकिस्तान के वो लोग जो अमेरिका के अंदर पहले जिनको बार बार पॉलिसी मेकिंग के जुमरे में बुलाया जाता था, उनकी अहमियत नहीं रही। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की ये नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है विद एससीओ, विद चाइना, विद द रीजन, वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगी। वजह यह है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक के साथ है। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इतने दूर बैठे अमरीकनों के साथ नहीं है और उन ऐसे लोगों के साथ नहीं है, ये ऐसी अक़वाम के साथ नहीं है कि जो कि टाइम एंड अगेन हमको इस्तेमाल करते रहे। 73 years, although I don't say that we have lost 73 years, but I will say कि जिस तरह कहते हैं कि अमेरिका को भी आज जो अमेरिका बना है उसको 200 से 250 साल लग गए हैं बनने को, तो हमने इन 73 years में सीखा ही है। और अगर हमने इन 73 years के बाद ये या 70 साल के बाद पिछले 3 साल से हम अमेरिका के साथ पीछे हटके तो चाइना के साथ अलाइन हो रहे हैं, अगर हमने ये सीख लिया है तो इस चीज को अभी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस चीज को एज अ एनालिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट हमें और आपको वेलकम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो हमारी नई अलाइनमेंट है इससे हमारे मुल्क को क्या मुफाद मिलेगा, हमारे लोगों को क्या मिलेगा, हमारे आने वाली जनरेशन्स को क्या मिलेगा। बहुत तो शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर अकरम साहब। बड़ी तफसील के साथ आज हमने बात की कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग मॉस्को में आज शुरू हुई है और 20 डॉक्यूमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी साइंड बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स और ये कल कंक्लूड होगी और जब कंक्लूड होगी तो एक एलामिया जारी किया जाएगा और उन डॉक्यूमेंट्स की जो साइन किए गए हैं उसकी तफसील भी जारी की जाएगी। तो हम उसके बाद इसके ऊपर फिर बात करेंगे। और अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं खालिद तैमूर अकरम साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, और मिनाहिल शावल अफरीदी रिसर्च ऑफिसर यूरेशिया अफेयर्स के ऊपर, वो हमारे साथ मेहमान थी और दोबारा भी हम अपने इन मेहमानों को दावत देंगे और उम्मीद है कि अगली दफ़ा अनवर इकबाल साहब जो हैं वो भी वाशिंगटन से हमारे साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हैं वो भी हमारे साथ अगली दफ़ा हों ताकि हम सैर हासिल बहस कर सकें, बात कर सकें उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो इस रीजन के अंदर
अपना एक असर नफूस लेकर आएंगे और इम्पैक्ट डालेंगे। और कंक्लूड करते हुए मैं बताऊं कि जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने बात की कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इक्वालिटी के ऊपर बेस करती है और यहाँ पर कोई वीटो पावर्स नहीं है, और ये सारी अब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करने के लिए हैं ताकि रीजन की सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको बेहतर किया जाए। सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंडीशंस अगर बेहतर होती हैं तो यकीनन रीजन मुस्तहकम होगा। जब रीजन मुस्तहकम होगा तो वो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता है और अपने अवाम जो है तकरीबन 30% के करीब आपने बताया था शायद कि इस खत्ते के अंदर जो लोग रहते हैं और ज़्यादा पावर्टी के हमारे जो इश्यूज़ हैं और जो यूथ के इंगेजिंग यूथ इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके हल होने के चांसेस नज़र आते हैं। लेकिन हमें एक तरफ जो इंडिया एक जो इसका SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है और वो हमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ शरारत करता हुआ भी नज़र आता है। लेकिन हमारे माहिरीन का ख्याल है कि उनकी शरारती जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर उनकी शरारतें बढ़ जाएं और अमरीकी मुफादात की वजह से वो कहीं ना कहीं रखना अंदाज़ी करने की पोजीशन में आ जाएं तो शायद सारे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ममालिक वो मिलकर वो उसकी रुकनीत को मनसूख भी कर सकते हैं। तो ये कोई सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर अकरम साहब, मिनाहिल आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इसको देखा। हमारा ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है होगा और ट्विटर के ऊपर भी अवेलेबल होगा, तो आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और आइंदा जो प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं उसके ऊपर आप हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा बेहतर एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।